और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान की ओर से साइप्रस पर मिसाइल दागी गई है। ईरान को लेकर ब्रिटिश रक्षा सचिव ये बहुत बड़ी बात दावे के रूप में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर हजारों ब्रिटिश सैनिक तैनात, वहां पर अटैक हुआ है। तो आप देखिए, ये जो पूरा हमला है, ये जो पूरा युद्ध है, वो किस तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता हुआ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि साइप्रस पर अटैक किया गया। इससे पहले भी आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के जो कई सारे देश हैं, चाहे वो यूएई हो, इसके अलावा कतर, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ओमान पर भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि साइप्रस में मिसाइलें दागी गई और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सवाल ये है कि क्या गल्फ कंट्रीज के साथ अब यूरोपीय देशों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि साइप्रस में ब्रिटिश ये दावा कर रहे हैं कि साइप्रस में जहां पर ब्रिटिश सैनिक तैनात थे वहां पर अटैक किया गया। अब ये सोच समझकर अटैक किया गया या अकस्मात कोई ड्रोन चला गया और उसने हमला कर दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि कई देश ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े हो जाएंगे। देखिए, बरसों बाद शायद भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस और ग्रीस के दौरे पे गए थे, और जब अभी प्रधानमंत्री इजराइल गए थे तो नेतन्याहू ने एक हेक्सागन का एक प्रपोजल रखा था जिसमें यूएई, साइप्रस, ग्रीस, भारत, अमेरिका जैसे लोग शामिल होने वाले थे। तो एक तरह से कहें कि अमेरिका जो इजराइल के साथ देखता है साइप्रस को, उसके बगल में ही उसका लोकेशन है, लेबनान के बाहर की वो पैसिफिक एरिया में वो पड़ता है। तो ईरान चाह रहा है कि उन सबको वार्निंग दे, उन सबको एक सिग्नेचर अटैक दिखाए, एक तरह से विश्व का ध्यान वो वहां खींच रहा है जहां उनको लगता है कि किसी न किसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज को या अमेरिका को या इजराइल को समर्थन कभी न कभी दिया गया हो। और जेटली सर, क्या ये तमाम हमलों का मतलब ये मैसेज देना है कि हम युद्ध में टिके हुए हैं ईरान की तरफ से? बिल्कुल, ये बताना चाहते हैं कि अभी भी हम में दम है, हम हारे नहीं हैं, हम तबाह हुए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन पूरी तरह से हमने हार स्वीकार नहीं की है। ये बताना चाहते हैं, विश्व को संदेश देना चाहते हैं। और एक के बाद एक जो हमले कर रहे हैं, कितने ही कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर दिया इन्होंने। यूएई की तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने हमला कर ही दिया है, और अब साइप्रस एक नया लिस्ट में आ गया है। इससे इनका जो है दिमाग का संतुलन वो लगभग पता चल गया है कि दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। तो जब वो कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो शायर की तरफ भागता है। ब्रिटिश आर्मी को अगर अटैक किया गया है तो ये क्या मैसेजिंग है? क्योंकि इससे पहले तो अमेरिकी एयरबेस को अटैक किया गया, इजराइल को अटैक किया गया, लेकिन ब्रिटिश आर्मी को भी अटैक किया जा रहा है। ब्रिटिश भी खुल के आ जाएगा सामने मैदान में, ब्रिटेन भी आ जाएगा मैदान में इनको मारने के लिए। और अगर ब्रिटिश आते हैं या यूरोप के जो देश हैं वो इसमें जंग में शामिल होते हैं तो फिर नाटो का रोल इसमें कैसे भूल सकते हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महायुद्ध में तेहरान में जबरदस्त तबाही देखी जा रही है। एक के बाद एक बहुत बड़े हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। नए हमले में सबलान स्क्वायर को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के सबसे प्रमुख चौराहा है ये सबलान स्क्वायर, और जो तस्वीरें सामने आ रही है, तेहरान में काफी बर्बादी, और बर्बादी ऐसी कि इसको रीइंस्टॉल करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। वो इन फ्यूचर बहुत जल्दी संभव नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए पूरी की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त कर देना, वहां पर जो IRGC के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेसेस हैं, उन पर अटैक करना, जो वहां की आर्मी है उससे जुड़े हुए जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर अटैक करना, पुलिस हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से नस्तनाबूद करना, इस तरीके की चोट पहुंचाने की कोशिश है कि ईरान सर ना उठा पाए इतनी जल्दी। और यही कारण है कि लगातार तेहरान पर अटैक इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जारी है। ये नए हमले में सबलान स्क्वायर को कैसे निशाना बनाया गया, इसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कैसे हमला हुआ और उसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। और ये सारे हमले बहुत स्ट्रेटेजिक कहे जा रहे हैं प्रिया। ये स्ट्रैटेजिक हमले, और सबसे बड़ी बात है कि ये वो तमाम इलाके भी हैं जहां पर लोगों की भी बहुत बड़ी आवाजाही रहती है। और अगर अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हट करके जेटली सर, अगर वो तमाम इलाके जहां पर सिविलियंस रहते हैं, अगर उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा तो इसके क्या मायने निकाले, क्या संदेश और क्या संकेत? सिविलियन इलाकों पर उनको अटैक नहीं करना चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये वो देश करते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज माना जाता है। ईरान को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं माना जाता, इसीलिए खतरा है कि यदि कल को इनके पास परमाणु बम आ गया तो ये कभी भी किसी पर भी फेंक सकते हैं, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए ये लोग आराम के साथ बिना किसी दुविधा के सिविलियन इलाकों पर भी बम फोड़ करके, ड्रोन्स फोड़ करके, मिसाइल फोड़ करके एक प्रकार से आतंक मचाना चाहते हैं कि हम जबरदस्त तबाही ला सकते हैं किसी भी देश में, कहीं पर भी, कभी भी। लेकिन श्याम सर, ऐसा करने से वो जो इजराइल कहता है कि ईरान है तो आतंकी मुल्क ही,
उस बात पर खुद ईरान मुहर लगा रहा है, अगर वो आम लोगों को निशाना बना रहा है इस तरीके से। तो देखिए, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, इतने फास्ट मूविंग जो घटनाएं घट रही है ना। कल से 8 देशों को लगातार एंगेज कर लेना, खामनेई का मारा जाना और कई चीजें हो रही हैं, और उसके बाद अब जैसे ओमान और जैसे ये साइप्रस, तो कहते हैं ना कभी कभी भभकती जो लॉ लास्ट लॉ होती है वो कुछ भी कर जाए। हालांकि रिजीम ये नया शासन संभाल लिया उन्होंने और अब शायद कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह के अटैक्स वो कर रहा है इधर उधर, और सारे के सारे अटैक्स मान के चलें ये सब सिग्नेचर अटैक है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, पर वो एक तरह से डाइवर्जनरी फ्लैंक्स ले रहा है, कई तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसमें एक ही चीज निकल के आती है, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना। यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई कल उसने, और कई देशों ने हंगामा मचाया। कोई भी देश अपोज नहीं कर रहा, ना मिलिटरली ना पॉलिटिकली। नेतन्याहू के अगेंस्ट में एक बयान आया टर्की का बस, और देखिए नाटो तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि टर्की उसको लेवरेज दे देगा। जब हम ये तस्वीरें देखते हैं कि इतनी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, अगर उन पर अटैक किया जा रहा है और पिन पॉइंटेड, क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से, या फिर ये मांग करके चला जाए कि कोई तो था वहां पर जो कि बिल्कुल टिप ऑफ कर रहा था, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कहां कौन है, और इसी वजह से शायद अमेरिका ने कहा कि एवरी मिसाइल हैज अ नेम। बिल्कुल, उनके स्लीपर सेल्स हैं ईरान के अंदर। मोसाद ने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ किया हुआ है, वो उनके पेरोल्स के ऊपर हैं, वो इनको अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही इतने ज़बरदस्त अटैक किए गए हैं। और इजराइल देखिए छोटा सा देश है और कितना ज़बरदस्त दबंग की तरह वो काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि देखन को लगे छोटन घाव करे गंभीर, तो वो है इजराइल का हाल। तो जबरदस्त उन्होंने पॉकेट साइज अटैक किया है, जबरदस्त पॉकेट साइज डायनामो। लेकिन मैं ये इसको इस लिहाज से भी समझना चाह रहा हूं कि ये जो मुख्य जगहों पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल अगर उन हमलों को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या वो नेगोशिएशन वाली बात अब रह जाएगी? क्योंकि जिन्होंने नई सत्ता संभाली है ईरान के अंदर, उनको भी तो जवाब देना होगा ना अपने लोगों को, उनके सामने भी तो फेस सेविंग है, और उनको भी बताना होगा कि देखो मैं एक मजबूत लीडरशिप लेकर आता हूं। तो क्या नेगोशिएशन के कोई विकल्प अब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान? अभी तो फिलहाल वो बड़ा कम लग रहा है। जैसे प्रिया ने पूछा कि इतनी प्रिसाइज अटैक, पहला थप्पड़ तो आप सोच समझ के अचानक किसी को मार ही सकते हो, तो ये पहला थप्पड़ जो होता है उसको कहते हैं प्रेम्प्टिव स्ट्राइक। खासकर ये मैं मरीन कमांडो के उसमें बिलोंग करता हूं, तो प्रेम्प्टिव का काम हमारा होता है, और उसमें आपको कई चीजें इंटेलिजेंस के ऊपर ही जाती है और बहुत सारे रिस्क होते हैं उसमें। लेकिन अगर आपने करारा दे दिया तो फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की आज बात करते हो आप, जैसे आपने मार दिया किसी को न्यूक्लियर बम, तो ये वही हुआ। बड़ी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी हुई, जरा वो अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि बैक टू बैक अपडेट आ रहा है। खामनेई के मौत के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला गया। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कराची से, जहां पर कॉन्सुलेट के भीतर प्रदर्शनकारी घुस गए। कुल मिलाकर के अब जो इस जंग की आग है वो दुनिया के कई मुल्कों को अपनी चपेट में लेती हुई, और आर्थिक रूप से तो परेशान ये जंग करेगी ही। दूसरा, जिस तरीके से धार्मिक स्तर पर लोगों की भावनाएं उबड़कर आ रही हैं, उस आग में इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है। दूतावास के बाहर भारी भीड़, पत्थरबाजी तक हो गई। इससे पहले कराची की तस्वीरें सामने आ चुकी है, वहां पर तकरीबन 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और अब ये नई तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, यहां पर अमेरिकी दूतावास के बाहर एक के बाद एक हमले किए गए। चूंकि खामनेई धार्मिक लीडर थे, उनके समर्थन में इस्लामाबाद में लोगों ने अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला, उसके बाद पथराव तक करने लगे। वहाँ बाहर भारी भीड़ और पत्थरबाजी की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी कॉन्सुलेट, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। दूसरे कंट्रीज के एम्बेसीज की अपेक्षा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। अगर वैसी जगहों पर इस तरीके से पाकिस्तान में बवाल हो रहा है, वहाँ पर भीड़ इस तरीके से एकत्रित हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, तो वो पाकिस्तान में क्या हाल है इसकी गवाही दे रही है तस्वीरें। वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं, पुलिस प्रशासन है, वो लोगों को संभालने के लिए वहां पर किस तरीके से मोर्चा संभाल रहा है। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में भारी विरोध है। शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता जिनकी मौत, और इसके बाद ये गुस्सा या आक्रोश। श्याम सर, ये मतलब इतना तो ईरान में नहीं प्रदर्शन हो रहा जितना पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कराची की तस्वीर देख लीजिए, अब ये इस्लामाबाद की तस्वीर, तो ये, और दूसरा तो अमेरिका भी सवाल पूछेगा ना कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी भाई, आप हमारे साथ मैत्री संबंध दिखाते, दूसरा हमारे कॉन्सुलेट्स पर हमले हो रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए, खुद तो चुप है और जनता से कुछ करवा के और अपनी बात भी कह दे रहा है। तो ये तो कहिए ना, मारा भी, लाठी भी उसकी, सब कुछ उसी का। तो इसको कहते हैं तरीका।
कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उनके कहेगा मैं क्या करूं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, मैं इसको कंटेन कर रहा हूं, होल्ड डाउन। हाँ, तो इसी वही से वाली जुड़ी बात है। तस्वीर भी आ रही है। जब कराची की हम बात कर रहे थे, देखिए वहां पर भारी बवाल है। तो ये बड़ी खबर कराची से पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए। अब से थोड़ी देर पहले भी मैं आपको तस्वीरें इस्लामाबाद से दिखा रहे थे। बैरिकेड तोड़ दिया। अमेरिकी कॉन्सुलेट में कैसे दाखिल हो जाते हैं, आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, क्योंकि जो कॉन्सुलेट का पूरा एरिया होता है वो उस राष्ट्र के अधीन होता है, और यही कारण है कि वहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें कराची की, इससे पहले आपने इस्लामाबाद की तस्वीरें देखी। संभवतः दोनों तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम रखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे खामनेई की मौत के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं उबाल इस वक्त साक्षात दिख रहा है तस्वीरों के माध्यम से, तो वो दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहां पर आप देखिए ये कराची की तस्वीर, और यहां इस प्रदर्शन की खास बात ये कि यहां पर जब अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया तो वहां 15 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आप दोनों तस्वीरें आपके सामने, और आप देखेंगे कि दोनों जगहों पर कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। खामनेई की मौत के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है प्रिया कि फिर पाकिस्तान इसमें क्या करेगा। पाकिस्तान में प्रदर्शन भले कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी खुद की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका को क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान, ये भी सवाल बना हुआ है कि क्या कहेगा। जहां पर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया तरीके देश जो कि समर्थन की बात कहते हैं और कहते हैं कि जो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, वो बिल्कुल सही किया। तो वही पाकिस्तान जो कि कटोरा लेकर के भीख मांगता है अमेरिका के सामने, वो क्या कहेगा कि आपके फैसले का विरोध हमारे ही देश में हो रहा है। वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपके दूतावास को निशाना बना रहे हैं। दो तस्वीरें इस्लामाबाद और कराची की तस्वीरें जो सामने आई थी, जहां पर भारी बवाल इस वक्त पाकिस्तान के भीतर नजर आ रहा है। हालांकि प्रिया जो शाम सर ने कहा वो एग्जिस्ट करती है बात की, भाई सरकार तो कह नहीं सकती है, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना भी है तो अपने लोगों को सड़कों पर उतरवा कर इस तरह से प्रदर्शन करवा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कितना बड़ा चालबाज है ये किसी से छिपा नहीं। वो आतंक परस्ती में किस तरह से चू रही है किसी से छिपा नहीं। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संभवतः ईरान में ऐसी तस्वीरें होंगी जब खामनेई की मौत पर इस तरह से बवाल किया जा रहा होगा, लेकिन उसके अलावा दुनिया में खामनेई की मौत को लेकर इस तरह का कहीं बवाल नहीं। यहाँ लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ हमले किए गए। अब आप देखिए कैसे बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, और जब मोर्चा संभाला तो कराची के अंदर 15 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 30 लोग घायल हो गए। जेटली सर क्या मुंह दिखाएंगे शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, ये ज़बरदस्त असफलता है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की पाकिस्तान के अंदर कि वो इन शियाओं को काबू नहीं कर पाए। वो अंदर घुस गए कंसल्टेट के अंदर, खूब दबा करके वहाँ ने आगजनी की, तोड़ फोड़ की। ये बड़ी ज़बरदस्त असफलता है मुनीर की और उसकी गवर्नमेंट की। नाउ ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है देखा जाए तो अमेरिका को या पूरे विश्व को, कि वो लोग सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर पाए जो विदेश की वहाँ पर एजेंसीज हैं। नाउ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और ये जो शिया लोग वहाँ पे दंगा कर भी रहे हैं, ये वो शिया हैं जिनकी खुद पिटाई होती है सुन्नीस के द्वारा जब वहाँ पे दंगे होते हैं, और आज ये वहाँ पे खुद दंगा कर रहे हैं। और शाम सर पाकिस्तान, एक मैं बात कह दूं फिर आप इसी को आगे बढ़ाइएगा, तो ये तो पाकिस्तान तो एक्सपोज भी हो रहा है ना। मतलब इजराइल में जो पीस बोर्ड बनाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान पैसा देकर इसमें शामिल होगा, वो शामिल हो गए। लेकिन आज जब ईरान पर हमले हो रहा है, वही इजरायली हमले कर रहा है, तो फिर ये पाकिस्तानी उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इसको मिली भगत मानता हूं। एक लेवल तक उन्होंने आने दिया, ट्रिगर करने दिया, विजुअल कर दिया, मीडिया में ला दिया, और फिर उसके बाद रोकेंगे, कहेंगे हमने ला ये तस्वीर क्या वो ईरान को भेजेंगे कि देखो साहब हमने उतर के पूरी मीडिया देख रही है, वर्ल्ड में ध्यान चला गया, जो कहना था तो हो चुका। आप और हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यही तो कहते हैं आग हो ना हो चिंगारी जलती रहनी चाहिए, यही तो होता है। दूसरी तरफ भारत को देखिए, मैच्योर डेमोक्रेसी, इतने शांति से लखनऊ में भी या कश्मीर में भी लाल चौक पे शांति से प्रदर्शन है, डेमोक्रेसी है, लोगों को कहने का अधिकार है। ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन लोग तो लोग हैं, आएंगे और जो कहना हो कहेंगे तो कहने दो, लेकिन तरीका होना चाहिए। तो ये तरीका, ये सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं ना, मारपीट कर रहे हैं वहां पे। अपनी बिरादरी को कम से कम एकता का संदेश तो जरूर देंगे। लेकिन फिर से वही मसला है, क्योंकि अब से पहले पाकिस्तान में शियाओं की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और ये भी कहा गया कि वहां पर आर्मी में किस तरीके से उपेक्षा होती है। लेकिन अगर शियाओं का इस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इस तरीके से हालात बने, तो इससे तो बल मिलता है कि हाँ वहां सरकार चाहती है, प्रशासन चाहता है कि ऐसा हो। ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है जो वो शो कर रहे हैं। केवल 15 से 20% शिया है वहां पर सिर्फ, और उनको खूब कुटाई होती है सुन्नी द्वारा जब भी दंगे होते हैं। हिंदुस्तान में भी दंगे होते थे किसी जमाने में, लखनऊ में शिया और सुन्नी का दंगा बहुत मशहूर था लखनऊ में, लेकिन जब से योगी जी आए उसके बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। यह है योगी जी की पावर। और ये आज हिंदुस्तान में जैसा बता रहे थे श्याम जी कि कश्मीर में भी उन्होंने मार्च निकाला है, और रामबन के इतने एरिया, जम्मू में रामबन में
एक और जगह है बारामूला वगैरह में भी निकाला है। सब जगहों पे शांति के साथ सब काम हुआ हालांकि है। मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत के साथ, बिल्कुल। लेकिन मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए जेटली सर, ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने भारत का जिक्र किया, वो भारत की मजबूत डेमोक्रेसी की तस्वीर है, लेकिन ये लचर डेमोक्रेसी की तस्वीर है, ये पाकिस्तानी सरकार की हार है, जहां पर लोग इस तरह से उतर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यस, यस। मिली भगत है, कहा ना मैं आपने आपको, अगर हमारे यहाँ शांति पथ पे कुछ होता है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कुछ होता है, तो हम पहले से तैयारी करके रखते हैं और एक सतही जगह पर उसको रोक देते हैं, बस एक ताकि उससे ज्यादा कुछ वोलेटाइल ना हो जाए। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और बड़ी खबर है, ईरान के साथ युद्ध में ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा कर दिया। ईरान ने साइप्रस की और मिसाइलें दागी हैं, ये ब्रिटेन कह रहा है। साइप्रस को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया, ये ब्रिटेन ने कहा। साइप्रस में हजारों ब्रिटिश सैनिक हैं, ब्रिटिश रक्षा सचिव ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि कितने ब्रिटिश सैनिकों को नुकसान पहुंचा। अगर इस तरह का दावा किया जा रहा है तो ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि ईरान ने क्या जानबूझकर हमला किया, क्या वाकई में सैनिक हताहत हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बड़ा छोटा सा टापू सा देश है, इस पर हमला करने की जरूरत क्या थी। बहरहाल एक और बड़ी खबर, कतर ने ओमान पर ईरान के हमलों की निंदा की है। बड़ी खबर है, दुकमा बंदरगाह पर हमला संप्रभुता का उल्लंघन, ईरान का उग्र व्यवहार स्वीकार नहीं, ये कतर कह रहा है। और इसी तरीके का स्टेटमेंट कुछ यूएई से भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि बेवजह अपने पड़ोसियों पर अटैक कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, वो भी जरा आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। खामेनेई की मौत पर पुतिन ने दुख जाहिर किया है। पुतिन के बहुत अच्छे संबंध रहे खामेनेई से, कहा तो ये भी जाता था कि उनको अभिभावक के तौर पर पुतिन देखा करते थे। हत्या ने इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है, ये व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। लेकिन अगर पुतिन ये बात कह रहे हैं, सवाल ये है कि जिस वक्त अकेले लड़ रहे थे खामेनेई, उस वक्त पुतिन कहां थे। ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए, श्याम सर, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है कि भाई चीन और रशिया हमारे साथ है तो हम अमेरिका से लड़ जाएंगे। यही किया ईरान ने। लेकिन जिस वक्त हमला हो रहा था, यही मादुरो को भी चढ़ा दिया इन्होंने, और वो कई जगह पे मिमिक्री कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। उस वक्त भी कुछ नहीं किया रूस ने और चीन ने, यहां पर भी सब कुछ हो गया और सिर्फ बयान तक ही सीमित है रशिया। जब तक ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ आप न हो तो टैसिट सपोर्ट आप कर सकते हैं, मनोबल बना सकते हैं, मिलिट्री का सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं। वो सब रशिया ने किया है। आपको मालूम है 4 दिन पहले रशिया की 4 डिस्ट्रॉयर्स ओमान की खाड़ी में अपना युद्धाभ्यास करके गए हैं, मसल फ्लेक्सिंग करके गए हैं, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन और 4 डिस्ट्रॉयर और कई सबमरीन्स और जेराल्ड फोर्ड की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी मेडिटेरियन में करीब करीब निश्चित थी। उस समय रशिया ने एक्सरसाइज किया, तो मनोबल बढ़ाया तो जरूर है उसने ईरान का, और पहले भी साथ देता रहा है। वो खुद भी एक बात मान के चलिए, फिलहाल अमेरिका और रशिया में गुपचुप संबंध ही है, कुछ नहीं कर रहा अमेरिका यूक्रेन में। और एक तो जवाब दे दिया, ब्लैक सी में एक अटैक किया जब यूक्रेन ने, तो अमेरिका ने डांट दिया यूक्रेन को, कहा हमारे हितों को ध्यान से रखा करो, तुम ब्लैक सी में जो अटैक करते हो रशियन पोर्ट पे ध्यान से किया करो। आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूं मैं। तो चाइना के हिसाब से रशिया बात कर रहा है, तुम मुझे ना कुछ करो, मैं तुझे कुछ ना करूं, यूक्रेन को जलाता रहूंगा, तुम चुपचाप दूर रहो, यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शन लगाता रहूंगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, नाटो जो यूरोप वाले वो करते रहे। अमेरिका, चाइना और रशिया ये तीनों एक ही टीम में नहीं, टीम में नहीं है, हितों की रक्षा हो रही है अपने अपने। एक टीम नहीं बना सकते ये लोग कभी भी, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन चुप रहना, साइलेंट रखना और टैसिट सपोर्ट देना, धीरे धीरे करते रहना और कुछ नहीं करना, ये बात कह रहा हूं मैं। जेटी सर, फिर ये भी प्रश्न है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग हमने देखी, यूक्रेन बहुत छोटा मुल्क लेकिन फिर भी वो टिका रहा है, और उसके पीछे कारण ये रहा कि अमेरिका ने इसे कंटिन्यू सपोर्ट किया। सिर्फ कह देने से हम साथ है, ये साथ नहीं होता। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पुतिन ने भी दुख जाहिर किया था, लेकिन एक और बड़ी खबर है, 3400 से ज्यादा फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं। मिडिल ईस्ट के 7 एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। मतलब मिडिल ईस्ट मतलब कि दुबई, दोहा, अबू धाबी, या यूं कहिए कि गल्फ कंट्रीज में जितनी भी उड़ानें थी वो ज्यादातर उड़ानें आज रद्द रही। शारजा, कुवैत, बहरीन, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ईरान कहां हमले कर देगा कोई भरोसा नहीं। वो बहरीन में सिविलियंस पर भी टारगेट कर रहा है, वो कतर, ओमान तक हमले कर दे रहा है। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां कोशिश ये की जा रही है कि फ्लाइट्स को रद्द रखा जाए और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। तो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि किस तरीके का पूरा गतिरोध बना हुआ है। ये तस्वीरें मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नजर आता है। आप देखिए इराक और उसके बाद सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यहाँ पर आप देखेंगे एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली है। बगल की तरफ आप देखेंगे ज़रूर, वहाँ पर आपको विमानों की आवाजाही एक तरीके से नजर आएगी, लेकिन ये पूरा एयर स्पेस खाली है। इसमें कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो वहाँ पर इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट रहती है, लेकिन अब आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको जरा
तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां कहां एयर स्पेस बंद है। सर थोड़ा सा अगर पीछे, प्रिया अगर आप थोड़ा सा उधर चले, बिग बॉल पर थोड़ा सर थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, ये थोड़ा तस्वीरें में समझाना चाह रहा हूं। तो कहां कहां एयर स्पेस जो है वो बंद है, ये हिस्सा देखना बहुत जरूरी है। यहां से इतना हिस्सा ये देखना बहुत जरूरी है, गल्फ कंट्रीज का हिस्सा, क्योंकि ये इराक, बगदाद और उधर अगर आप देखें जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मतलब ये सारे देश हैं और इसके इर्द गिर्द की जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित है। सर प्लीज आप जो समझा रहे प्लीज। देखिए, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो इस एरिया का है, पूरे गल्फ का, ये पूरा का पूरा प्रभावित है। कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, और ये गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उधर ओमान है, ये पूरा का पूरा एरिया और ये पूरा का पूरा एरिया प्रभावित है। एक बात और कहूं, 3400 फ्लाइट कैंसिल हुई ना, 550-600 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा उड़ी है। वो कौन सी है? 270 फ्लाइट्स पर डे जेराल्ड फोर्ट इधर है, यहां जहां पे साइप्रस है, ये साइप्रस है, ठीक है, इधर साइप्रस है, ये इजराइल है, और यहां जेराल्ड फोर्ट खड़ा है। 250 फ्लाइट पर डे लॉन्च करता है, और अब्राहम लिंकन वहां खड़ा है ओमान में, जो 250 फ्लाइट रोज कर रहा है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है, और बड़ा वार्निंग दे रहा है। ये कोई नहीं समझ सकता कि इतने सारे फ्लाइट्स ये उड़ा रहा है। एयर कॉरिडोर में सिविलियन फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बहरीन, कतर और यूएई बंद हो चुका है। ये जो पीले वाले हैं ये सिविलियन फ्लाइट्स हैं, सारे के सारे जोन है, सिविलियन फ्लाइट्स है। ये एयर कॉरिडोर है, जो सिविल कॉरिडोर है। मैं कह रहा हूं सर इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर दीजिए। अच्छा जेटली सर, अगर आप सिंपलेस्ट कर पाए, ये इतने हिस्से में उड़ रही है फ्लाइट और इतने में नहीं उड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जो दिखा रहा है, इस समय की स्थिति दिखा रहा है कि इस समय इस एरिया में कोई सिविलियन फ्लाइट नहीं है। इस एरिया में सिविलियन फ्लाइट जा रही है, ऊपर जा रही है। ये एरिया विदाउट एनी सिविलियन फ्लाइट्स है। दैट इज व्हाट इट शोज। ओके, यही है पूरा। तो अरबिया से गुजर रहे हैं लोग, गल्फ पे नहीं जा पा रहे हैं, यहां आके रुक जा रहे हैं। ये कह रहा है वो सारी की सारी दुबई में भी कोई फ्लाइट नहीं है, इधर कुछ में कोई फ्लाइट नहीं है। ये एफआईआर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो है, जो आप ब्लू से देख रहे हैं ऊपर में, ये सारा का सारा बंद है। यहां खाली है, फिर ये लेबनान की तरफ बंद है, और इस तरफ समुद्र जा रहा है। बाकी सारे एरिया जो है एयर कॉरिडोर के अपने आप चल रहे हैं। तो ये एयर स्पेस ऑपरेशन सिंदूर में ध्यान रहे, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में बंद नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि गलती से कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट पे टारगेट हो जाए भारत की तरफ से, और वो ध्यान आकर्षित हो जाए। ये आपको ध्यान रहे इस एरिया में 2003 में या 1988 में जब इराक ईरान वॉर था, तब ईरान का एक 655 एयरक्राफ्ट गलती से एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने मार दिया था, और वो सारे के सारे एक साथ मर गए थे। तो वो बुरा हुआ था उस समय। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सिविलियंस काफी ज्यादा प्रभावित है। अब सोचिए इन तमाम जगहों पर वो तमाम लोग जो कि ट्रैवल कर रहे होंगे, भारत में भी, क्योंकि कई सारे ऐसे विमान हैं जो कि पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है मायूस से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, ईरान का एक बार फिर से यूएई पर हमला, इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन से हमला किया गया। ईरान के हमले में फैक्ट्री में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ। इससे पहले यूएई की तरफ से कहा गया था कि पड़ोसियों को जंग में ना धकेले ईरान, लेकिन अभी भी जो हालात बने हुए हैं, ईरान पीछे हटने को राजी नहीं। और मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से तबाही, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसा बचा ही नहीं जहां पर अमेरिकी बेस हो और उसको ईरान ने टारगेट ना किया हो। 27 ऐसी जगहों पर हमले किए गए हैं, 9 खाड़ी देश, और वहां पर भी इस वक्त हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लगातार ऐसी परिस्थितियां हम देख रहे हैं शाम से, क्योंकि यूएई ने जरूर कह दिया कि भाई हमें क्यों, हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि पड़ोसियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, लेकिन ईरान के पास विकल्प ही क्या है? अमेरिका और इजराइल से उसकी दूरी है। ऐसे में वो तमाम देश जहां पर अमेरिकी बेस है, उस पर अटैक करने के सिवा अब करे तो करे क्या ईरान? पहला सेंट्रल कमांड का उसका बेस है वहां। दूसरा कि वो यूएई है, लगातार प्रॉक्सी सपोर्ट करता है, फाइनेंसिंग करता है, लोगों को मेडिएट भी करता है, सब कुछ करता रहता है। जहां भी कोई कुछ हंगामा करे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां देखेंगे आप यूएई है। तीसरी बात, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक हेक्सागोन बना रहे हैं, यूएई उसका सदस्य रहेगा, और हम एक पीस लाएंगे मिडिल ईस्ट में, अलाइन करना चाहता है। वो कहता है कि हम 6-7 देश चाहते हैं मिडिल ईस्ट में जो एक आंख से एक ही स्थिति को मेरी तरफ से देखें। ये बात कही थी उन्होंने 3 दिन पहले। तो यूएई उसका सदस्य है, और साइप्रस भी है और ग्रीस भी है, इसलिए साइप्रस पे भी अटैक हो गया। इस वक्त ईरान तो क्या सीधी कर रहा है, बात है। इस वक्त ईरान क्या कर रहा है वो तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है, लेकिन इस वक्त इस पर बात होना जरूरी है कि ईरान का अंजाम क्या होगा। इस पर बात करेंगे। जेटली सर मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ गई, ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की सरकारी मीडिया ने बहुत बड़ी बात कही है, अमेरिकी ठिकानों को जल्द तबाह करेगा ईरान। F4 फैंटम जेट से बमबारी करने की योजना है। सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट भी ईरान का F4 फैंटम है, और इसको लेकर के पूरी तैयारी। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, और अब वहां पर जो मीडिया का दावा है वो ये कि योजना बहुत बड़ी है। एक और बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल अमेरिका के बड़े हमले लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्वाइंट चीफ
आर्मी के वहां पर जो है स्टाफ उनके मुख्यालय पर अटैक किया गया है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुख्यालय पर अटैक की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ ईरान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि तेहरान राजधानी में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। इजराइल अमेरिका के बड़े हमले वहां पर लगातार जारी है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हेडक्वार्टर पर हमला इस बार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में इजराइल अमेरिका के बड़े हमले लगातार जारी हैं। और जो हमने आपको बताया कि ईरान कह रहा है कि हम हमला करेंगे, अमेरिका से बदला लेंगे। जिस F4 फैंटम जेट की बात की जा रही है वो तकरीबन 60 की संख्या में उसके पास मौजूद है। तो क्या ये काफी होंगे? क्योंकि एक बार सिर्फ हमला करने का मैसेज देना था जेटली सर, और 200 फाइटर जेट उड़ा दिए थे अमेरिका ने। वो सिर्फ 60 फाइटर जेट लेकर कह रहा है कि हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। और दूसरी तरफ जवाब ये तस्वीर है जहां पर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुख्यालय पर अटैक कर दिया है इजराइल ने। देखिए, उसके पास जितने भी जेट्स हैं वो कल से भी हमले तो कर ही रहा है। ईरान वो चुप करके तो नहीं बैठा हुआ, अपनी मिसाइलें भी छोड़ रहा है और एयरक्राफ्ट से भी हमले कर रहा है। लेकिन अगर दोनों की तुलना करें कि दोनों की पावर कितनी है, तो अमेरिका और इजराइल मिला करके कई गुना ईरान से भारी पड़ते हैं। और ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही वीक है। हालांकि उसके पास ड्रोन्स बहुत हैं, 80,000 के आसपास ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट भी काफ़ी हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं है। उनके एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और जहाँ तक मिसाइल्स का सवाल है, उनके ऊपर भी कुछ डाउट्स है कि वो कितने इफेक्टिव हैं। फिर भी वो कोशिश कर रहा है, कल से कोशिश कर रहा है, डैमेज किया है कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर पाया कंपेयर टू जितना यूएस और इजराइल ने किया है। जी, एक और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में ईरान के कई नेताओं की मौत हो गई है। इजराइल ने मारे गए नेताओं की तस्वीरें जारी कर दी है। मारे गए लोगों में सेना के कई अफसर शामिल हैं। टॉप लीडरशिप को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और अब ये देखिए तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई है, जिसमें जो सीनियर अधिकारी हैं, टॉप लीडरशिप है, कई नेता हैं, उनकी जान जा चुकी है। यानी कि पूरे पिन पॉइंटेड अटैक। इजराइल को, अमेरिका को मालूम था कि ये लोग कहां मौजूद है और वहां पर बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल सटीक हमला। लेकिन प्रिया, इसमें एक चीज जो समझने वाली है कि भाई जंग में कोई देश है वो बाकायदा ग्राफिक्स बनाकर दिखा रहा है कि देखिए साहब ये एक्स ये निपट गए। श्याम सर, मतलब बड़ा दिलचस्प है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ताकि मनोबल टूटे, ताकि मनोबल टूटे और पता चले कि भाई आपके ये नेता चलेगा। मैं एक बार जरा इसको बिग वॉल पर समझा देते हैं प्रिया, एक बार जरा बिग वॉल पर समझा देते हैं कि क्या जो बात हम कहने की कोशिश करें कि आज के समय में वॉर कितना बदल गया है। बिल्कुल, ये पूरा बकायदा एक ग्राफिकल बनाया गया जो हम लोग न्यूज चैनल पर चलाते हैं। ये बकायदा सेना ने इसको बना के मारना भी और बताना भी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। सर एक नाम एक बार दर्शकों को बता देते हैं, यहाँ पर सुनने में आसानी होगी। देखिए, अली शाम खानी, और ये कहा ही जाता है कि जब से अयातुल्ला अली खामेनेई वहां पर सर्वोच्च लीडर बने तब से उनके साथ थे उनके सलाहकार, जिनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हुसैन जोबेल अमिलन, इनको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, इनके नाम का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। इसके अलावा जो वहां पे डिफेंस मिनिस्टर थे अजीज नासिर ज़देह, इनको भी मारा गया है। इनकी भी तस्वीरें जारी की गई है इजराइल की तरफ से। अनुराग, एक और नाम है अब्दुल रहीम मौसवी का, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स, और सबसे बड़ा नाम इसमें हो जाता है सुप्रीम लीडर ऑफ द टेररिस्ट रेजिम। और ये इसलिए क्योंकि लगातार अमेरिका हो, लगातार इजराइल हो, वो कहते आया है कि क्रूर शासक अयातुल्ला अली खामेनेई रहे हैं, और इसी वजह से उनका चेहरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जारी की गई इन तस्वीरों में। इसके अलावा और भी नाम है, यहाँ पर देखिए एक और नाम है जिसमें रजा मुजाफरीन का, इनका नाम फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ SPND, इनका नाम भी यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा सालेह असादी का नाम इसमें शामिल है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स, इनको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, एलिमिनेट किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद पाकपोर हो या फिर मोहम्मद शिराजी हो, हेड ऑफ खामेनीज मिलिट्री ऑफिस सिंस 1989, यानी कि 1989 जब से अयातुल्ला अली खामेनेई वहां पर सर्वोच्च लीडर बने, वो तमाम चेहरे जो कि उनके साथ रहे हैं, एक एक करके उनको खत्म किया गया। और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग इजराइल की रही है। अनुराग, और इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है, जो क्योंकि ये इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, अमेरिका की तरफ से जारी किया गया, इसमें सारे आतंकियों का सरगना बताने की कोशिश की गई है खामेनेई साहब को। ठीक है सर, अब आप बता रहे थे एलिमिनेटेड जो लास्ट वर्ड था उसको वहां से हटा के ईरान जो है उसको इल्यूमिनेटेड ऊपर लिखता है, और वो मॉस्क में जाके वो जामा करन और वो लाल झंडा फहरा रहा है, और बड़ी अच्छी रिचुअल किए म्यूजिक के साथ उन्होंने रिवेंज का बदला लिया है। बड़े पुराने सभ्यता के लोग हैं, पारसी लोग पुराने, और वहां अब तो नई सभ्यता आ गई, लेकिन है तो ये पुराने लड़ाके। अच्छा, म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के साथ म्यूजिक तो हलाल माना जाता है, इनका हराम माना जाता है।
हराम सब माना कुछ जाता किया है उन्होंने और बड़े शालीनता के साथ। आप देखोगे तस्वीर अजीब लगेगा, बड़ी शालीनता के साथ सेरेमोनियल्स किया है उन्होंने और उन्होंने एक प्रण लिया है। लेकिन जेटली सर, ये जो दिख रहे हैं तस्वीरें, फिर बचा कौन ईरान में? ईरान में तो कोई नहीं बचा। क्या मतलब सब टॉप तो निपटा लीडरशिप है? दिए। ये टॉप के 9 लोग हैं, इनके टॉप के 9 लोग हैं, ये सब खत्म हो गए इनके टॉप के 9 लोग। और उसके बाद भी जो खबर आ रही है कि 30 और टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है, तो उनके पास जो क्रीम थी उनकी वो तो खत्म हो गई। और ये कह रहे हैं कि जैसे एक 2 मिनट में नाम था, 40 मार दिया। ये मनोबल तोड़ने का जबरदस्त, तरीका है। जबरदस्त। ये बेसिकली देखिए मारना भी और उसके बाद उसको बताना भी। उजागर करना ज्यादा। बिल्कुल। मैं इल्यूमिनेशन की वर्ड यूज कर रहा हूं ना। correct। ये इल्यूमिनेट करते हैं हम टारगेट को, पहले फिर मारते हैं, तो ये लेकिन इल्यूमिनेट सर, किया ये जा रहा है सवाल इनको। है कि क्या ये इतना आसान? आप सोचिए, एक मुल्क के लिए और जो प्रमुख चेहरे हैं, उनको इस तरीके से मार देना और उसकी तस्वीर फिर जारी हालांकि करना। खबर ये थी आपको कि देखिए- ये सारे बैठक कर रहे नहीं, थे। ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह का याद करिए आप, एक साथ कई पेजर ब्लास्ट में, हुए। एक पेजर आप में याद ब्लास्ट। कीजिए यमन में प्राइम मिनिस्टर साफ हुए, एक साथ सब साफ हुए। ये पहली बार नहीं कर रहा है इजराइल और अमेरिका, अरे ये लगातार किए जा रहे हैं। वेनेजुएला से उठा ही लिया उनको। लेकिन ये तो ईरान उड़ते हुए जैसे देश हेलीकॉप्टर को को निपटा आप दे रहे हैं compare और कर सकते पूरा हैं पूरा वेनेजुएला राष्ट्राध्यक्ष खत्म हो जा रहा है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? पिछले 1 सालों में देखो आप, वेनेजुएला से उठा लिया, हिजबुल्लाह के सारे लोगों को एक मोटोला में उड़ा दिया, सबको घर में पेजर से उड़ गए सब। प्राइम मिनिस्टर यमन के सारे एक ही दिन में साफ हो गए, पूरी लीडरशिप साफ कर दी उसने। तो ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये रिहर्सल नहीं किया हुआ है, पूरा रिहर्सल इनको अब पता है, ये पूरी तरह से मैं रोक रहा हूं आपको माफी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, खामनेई की मौत के बाद अराफी को ईरान की कमान सौंप दी गई है। अयातुल्लाह अराफी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह एक नया चेहरा अयातुल्लाह अराफी ईरान को, और उनकी भूमिका उसी तरीके से रही है। आपको बताते चले, इस्लामी विद्वान ये माने जाते हैं और उनको अब कमान दी गई। लेकिन कई सारी चुनौतियां, पहली चुनौती तो यही कि अमेरिका और इजराइल के टारगेट से अब कैसे बचेंगे, क्योंकि आपने देखा वो तमाम नाम जिनका जिक्र हो रहा था सुप्रीम लीडर के तौर पर, कहा जा रहा था कि वो ऑलरेडी थे अमेरिका के हिट लिस्ट में शामिल। लेकिन अब एक और नाम अयातुल्लाह अराफी का, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। और जेटली सर, अब उनके सामने तो कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर अमेरिका के लिहाज से समझे तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक पीसफुल ट्रांसफर हो जाए पावर का? वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो आवाम थी जो कि नाराज थी कट्टरता से, वो अपना नेता खुद चुन लेती। ऐसी अस्थिरता को वहां पर पैदा करके ये क्या बताने की कोशिश है? क्योंकि अफगानिस्तान एग्जाम्पल है, 20 साल तक वहां पर उस तरीके का पावर नहीं आ पाया अमेरिका का, फिर तालिबान की वापसी हो गई। देखिए, उनके संविधान के अनुसार ये लोग 88 क्लरिक्स को चुनते हैं ऑल ओवर ईरान, 88। फिर वो मिलकर के इनको चुनते हैं अपने खोमेनी को, अयातुल्लाह जो भी टॉप सुप्रीम लीडर है जिसको बोलते हैं। अब इन्होंने राफी को चुना है, तो मुझे पक्की उम्मीद है कि वो 88 लोग बैठे होंगे, उन्होंने राफी साहब को चुना होगा। और जब ये सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो उनके संविधान के अनुसार ये लाइफ टाइम होता है। लेकिन वो 88 लोग अभी बचे भी हैं, ये भी सवाल है ना। 88 लोगों में से जितने भी बचे होंगे वो क्लरिक्स हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती, वो केवल ये इसको चुनने के लिए चुने जाते हैं जनता के द्वारा। और वो ज़्यादा के ज़्यादा सभी शिया मौलवी होंगे, तो उनके पास पावर्स नहीं होती। गवर्नेंस जो है इनका प्रेसिडेंट चलाता है गवर्नेंस, लेकिन पावर मैक्सिमम जो है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है। अब सारी की सारी पावर अराफी के पास आ गई है, तो मुझे उम्मीद है 88 अगर कुछ में निकल भी गए हो उसमें से, तो उन लोगों ने चुना होगा। नाउ ये लाइफ टाइम इनके सुप्रीम लीडर बन गए आज से, लाइफ टाइम। एक बात तो निश्चित है कि परिवार के बाहर का सदस्य चुना गया पहली है, बार। तो कहीं ना कहीं तो बात आ रही है, जो मैं बैक चैनल की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं शायद अब तक तो कल से जो हम कह रहे हैं, संजय, बहुत सारी खबरें आई सर कि बेटे मर गए, बहू मर गई, दामाद मर गए, तो छोटा बड़ा बेटा मरा है, पोते तक के मरने की खबर है सर। पोता मर गया है, बहू मर गई है, दामाद मर गए, छोटा बेटा है उनका कहीं ना कहीं। लेकिन ये बाहर जाके अब किसी को ला रहे हैं। भतीजे की बात आ रही थी कल तक, उनका भतीजा भी चांसेस था कि, और एक तरह से डिक्लेयर था, वो ही सबसे नजदीकी माना जा रहा था। खामनेई के लिए तो कहा जा रहा था उन्होंने अपने बात की 4 पीढ़ियां तैयार कर ली। करेक्ट, तो वो नहीं हुआ है। तो ये बड़ा थोड़ा सा कहीं, देखिए संजय तो नहीं है महाभारत के, लेकिन कल से जो भी बातें चल रही है हम आगे ही चल रहे हैं करीब करीब, और उस हिसाब से मुझे यहाँ कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा दिखता है, एक आशा दिखती है मुझे। End of मैं कह सकता हूँ आशा दिखती है मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ बैक चैनल पे बात हुई होगी। अगर वो नहीं हुआ है तो ऐसी रहेगा ईरान जैसा है, और साइप्रस पे जगह अटैक हुई है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके का कद रहा है अयातुल्लाह अली खामनेई का, जो मास अपीलिंग उनकी रही है, क्या अराफी के लिए उस पोजीशन पर पहुंचना इतना आसान होगा? क्योंकि 1989 के बाद अब खामनेई के लिए भी इतना इजी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत लोगों ने कट्टरता को लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट किया, महिलाएं सड़कों पर उतरी, लेकिन एक तो समूह वो भी था जिसने सपोर्ट किया अयातुल्लाह अली खामनेई का। तो क्या उस कद तक पहुंचना अराफी के लिए इतना ईजी होगा? सीधी बात है, अगर अराफी का कोई परिवार का आदमी आता तो ये मान के चलते लोग कि वही लाइन टो करेगा,
और ये बिल्कुल खामेनी पीसफुल नए नेता हैं, इनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम सब नहीं जानते इनके बारे में, और ना तो कोई बयान अभी तक आया है कि इनका क्या तरीका है, क्या सोच है। हालांकि रेडिकलाइजेशन तो है, लेकिन अराफी का आना, जेटली सर, अराफी का आना तो फिर तो लाइन तो वही है ना जिससे अमेरिका छुटकारा दिलाने की बात कर रहा है। आइडियोलॉजी वही है। हाँ, तो भाई कट्टरपंथी को अगर हम हटाना चाह रहे थे सत्ता से और वही अगर सत्ता में आए तो अमेरिका का टारगेट अभी भी अनअचीव्ड है। ये एक ऐसा कंट्री है, या इनफैक्ट दूसरे भी कई मुस्लिम कंट्रीज में, इनमें आपस में कंपटीशन रहता है नेताओं में कि कौन ज्यादा कट्टरवाद को समर्थन करता है। तो अपने आप को ज्यादा कट्टर सबके सामने घोषित करने के लिए वो नए से नए अपने शरिया के लॉ लोगों के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। तो अराफी साहब भी शायद अगर उसी कैटेगरी के हैं फिर तो ईरान और भी नीचे जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं, इस समय आ गया है कि ईरान जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलना चाहिए, तो फिर वो उन लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जो चाहते थे कि महिलाओं का बुर्का जो है उनको उतारने की इजाजत दे दी जाए, तो उन लोगों के साथ संबंध बनाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यूएस के साथ भी संबंध उनका अच्छा हो सकता है, इजराइल के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी इस दिशा में कोई ना कोई कदम उनको अवश्य उठाना चाहिए। नहीं, लेकिन धार्मिक लीडर और मॉडर्नाइजेशन ये मतलब एक पटरी पे नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा कहीं पे लाइट दिखती है। आपको क्या लग रहा है कि बैक ऑफ द डोर अमेरिका ने ये सपोर्ट कर दिया बनाने की? ये नहीं कह सकते अभी फिलहाल, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर की, हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। कल आफ्टरनून में उन्होंने कहा था। आप जिस कट्टरता की बात कर रहे थे, अब देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि ये जो अयातुल्ला अफाती हैं वो कट्टरपंथी सोच के लिए कुख्यात है, इस्लामी सभ्यता के विस्तार के प्रबल समर्थक हैं। सबसे बड़ी बात कि खामेनी के बहुत करीबी रहे हैं, अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, तो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है, लेकिन वही कट्टरपंथी वाले नहीं, अगर वो 12-13 दिन की वॉर में जाए तो अराफी साहब उस वक्त एक्टिव थे, आपको याद होगा सर। बिल्कुल। और इनका नाम था कि अगर, क्योंकि उस वक्त तो कहा जा रहा था ना कि अयातुल्ला अली खामेनी अपने आप को अगर डेथ घोषित करते हैं तो वो बड़े हीरो बन जाएंगे, और उसके बाद अराफी साहब का नाम चल रहा था उस वक्त भी। यस, अगर सक्सेशन में है तो वही लाइन टो कर रहे हैं। साइप्रस पे जो अटैक है वो उसी कहानी का एक हिस्सा है। एक और बड़ी खबर आ गई है, जॉर्डन ने चेतावनी दी है ईरानी हमले को लेकर। जॉर्डन के अमेरिकी दूतावास पर हमले की आशंका है, कर्मचारी दूतावास परिसर में आने से बचे, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट के जो तमाम मुल्क हैं वो इस वक्त प्रभावित है, और वहां पर भी इसी वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं, लगातार धुएं का गुबार वहां पर उठता हुआ, लगातार बम वर्षा, लगातार मिसाइलों से अटैक, और अब जॉर्डन ने चेतावनी दे दी है।